वीडियो देख रहे सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। साथियों, एक और वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो के अंतर्गत हम साथियों राजस्थान का इतिहास से संबंधित पुराने पेपर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को अपने वन लाइनर रूप में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जिन भी भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में राजस्थान का इतिहास लगता है उन सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और लगभग ये सभी फैक्ट हैं वो पुराने पेपर्स में पूछे गए हैं, उस पर अपने आधारित ये महत्वपूर्ण अपने तथ्य यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि मुझे आगे भी इस प्रकार के वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और इसमें देखते हैं राजस्थान के इतिहास से संबंधित पुराने पेपर्स में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को वन लाइनर रूप में। तो यदि अपने इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो आप सहयोग करेंगे तो वो अवश्य मिलेगा। तो इस प्रकार का वीडियो आपको आगे भी मिलेगा जिसमें हम राजस्थान के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को एक बार फिर से पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुराने पेपर्स में पूछे गए राजस्थान इतिहास के क्वेश्चंस को वन लाइनर रूप में। तो देखिए साथियों, आज का अपना पहला प्रश्न है जो बहुत बार पुराने पेपर्स में पूछा जा चुका है। संगीत राज ग्रंथ के रचयिता। तो साथियों, संगीत राज ग्रंथ के रचयिता है महाराणा कुंभा। ये एक बहुत बार पुराने पेपर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वन लाइनर रूप में आपके सामने है। संगीत राज कितने कोषों में विभक्त है, ये भी पूछा गया है। तो साथियों, संगीत राज है वो 5 कोषों में विभक्त है। नेक्स्ट देखिए, दयालदास ख्यात में राजस्थान के किस राज्य का इतिहास वर्णित है। तो साथियों, दयालदास ख्यात में राजस्थान के बीकानेर राज्य का इतिहास है वो वर्णित किया गया है। राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो साथियों, राजस्थान इतिहास के जनक कहलाते हैं जेम्स कर्नल टोड। ये क्वेश्चन बहुत बार पुराने पेपरों में रिपीट हुआ है। तो आगे से आप याद रखें, खास करके जो नए तरीके से या जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की है उनके लिए ये महत्वपूर्ण फैक्ट साबित हो सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम्स में। तो राजस्थान इतिहास के जनक जेम्स कर्नल टोड है वो माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक। तो साथियों, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक चंद्र बरदाई हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पुराने पेपर्स में पूछा जा चुका है। तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक आप याद रखें चंद्र बरदाई। आहड़ सभ्यता का उत्खनन सर्वप्रथम किया था। तो साथियों, आहड़ सभ्यता का जो सर्वप्रथम उत्खनन किया था अक्षय कीर्ति व्यास ने। अक्षय कीर्ति व्यास ने आहड़ सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन किया था। और किस सन में किया था ये भी आपको पूछा जा सकता है, पुराने पेपर्स में ये पूछा गया है। तो इन्होंने 1953 में है वो अक्षय कीर्ति व्यास ने आहड़ सभ्यता का सर्वप्रथम है वो उत्खनन किया था। किसने किया था? अक्षय कीर्ति व्यास ने। और किस सन में किया था? 1953 में। और कौन सी सभ्यता का उत्खनन किया था सर्वप्रथम? तो इसमें भी आपका आंसर हो जाएगा आहड़ सभ्यता। यानी एक प्रश्न में 2-3 फैक्ट आपको मिलते हैं, तो उन सभी को आप प्रश्न का उत्तर है उत्तर का प्रश्न बना करके याद रखें। नेक्स्ट देखिए, जूते हुए खेत के साक्ष्य किस सभ्यता में मिले हैं। तो साथियों, जूते हुए खेत के साक्ष्य किस सभ्यता में मिले थे? तो ये मिले थे कालीबंगा सभ्यता में। और ये क्वेश्चन है वो अभी हाल ही में रीट पात्रता परीक्षा में एक शिफ्ट में शायद पूछा गया था। तो एक और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अपना इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है जेपी एग्ज़ाम रिव्यू के नाम से। टेलीग्राम में आप जा कर के सर्च करेंगे तो वहाँ पर वो चैनल आपको मिलेगा, तो उसको आप ज्वाइन कर लें। और इस वीडियो की पीडीएफ है वो कुछ समय बाद आपको टेलीग्राम पर मिल सकती है। नेक्स्ट देखिए, आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं। तो साथियों, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पुराने पेपर्स में। तो आबानेरी और राजौरगढ़ के जो कलात्मक वैभव है वो गुर्जर प्रतिहार काल के माने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए,
सर्वप्रथम जालौर को राजधानी बनाने वाला प्रतिहार शासक कौन था? तो साथियों सर्वप्रथम जालौर को राजधानी बनाने वाले प्रतिहार शासक थे नागभट्ट प्रथम। कौन थे? नागभट्ट प्रथम ने सर्वप्रथम जालौर को राजधानी बनाया था प्रतिहार शासक के तौर पर। नेक्स्ट है मुगल मेवाड़ संधि जो कि 1615 में हुई थी। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 1615। और यह किन के मध्य हुई थी? तो साथियों ये हुई थी जहांगीर और अमर सिंह के मध्य। मुगल मेवाड़ संधि 1615 में किन के मध्य हुई थी? तो जहांगीर और अमर सिंह के मध्य हुई थी। नेक्स्ट देखिए, किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि है वो धारण की थी? तो साथियों आदि वराह की उपाधि है वो धारण करने वाले प्रतिहार शासक थे मिहिर भोज। मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? आदि वराह की उपाधि है वो धारण की थी और मिहिर भोज है वो प्रतिहार शासक थे। तो देखिए यहाँ पर 3 फैक्ट आपको एक साथ मिल रहे हैं, प्रतिहार शासक, मिहिर भोज और आदि वराह। तो इन्होंने मिहिर भोज ने आदि वराह की उपाधि है वो धारण की थी। खानवा का युद्ध किन के मध्य हुआ था? खानवा का युद्ध बहुत बार पुराने पेपर्स में पूछा गया है। तो साथियों खानवा का युद्ध है वो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। किन के मध्य हुआ था खानवा का युद्ध? बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। और किस सन में हुआ था? तो 1527 में है वो खानवा का युद्ध हुआ था। किन के मध्य? बाबर और राणा सांगा के मध्य। नेक्स्ट देखिए, पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय। तो साथियों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पुराने पेपर्स में ये रिपीट हो चुका है। तो पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है। इसकी स्थापना किसने की थी? तो साथियों पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना की थी मान सिंह ने। बीकानेर का पुराना नाम था? तो साथियों बीकानेर का पुराना नाम क्या है? जांगल प्रदेश। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पुराने पेपरों में आ चुका है। नेक्स्ट देखिए, आपसे निवेदन कि आप वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर अवश्य करें। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है साथियों, बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान को किस नाम से जाना गया है? तो साथियों बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान को राजस्थानिया द्वितीय नाम से जाना गया है। किस नाम से जाना गया है? राजस्थानिया द्वितीय। कौन से शिलालेख में? तो बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान को राजस्थानिया द्वितीय के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट है शासक मिनेंडर के 16 सिक्के। कितने सिक्के? 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं किस स्थल से? तो साथियों ये विराट जो सभ्यता स्थल है वहाँ से मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, चारण साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा? सूरज प्रकाश। कौन से इस वंश से संबंधित है? तो चारण साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ है सूरज प्रकाश। किसके द्वारा लिखा गया? तो साथियों सूरज प्रकाश है वो लिखा गया है कर्णिदान के द्वारा। चारण साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ है सूरज प्रकाश, कर्णिदान के द्वारा लिखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप से विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया था? तो साथियों राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप से विश्लेषण है वो जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने अपनी पुस्तक में किया था। तो इनकी पुस्तक का नाम भी आपको याद रखने हैं, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक इनकी एक पुस्तक है जिसमें इन्होंने राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप से विश्लेषण प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट देखिए, किस शहर को चीनी यात्री हवेन सांग ने पीलो मोलो नाम दिया था? तो साथियों ये क्वेश्चन भी बहुत पुराने पेपर्स में रिपीट हो चुका है। तो इन्होंने भीनमाल को है वो पीलो मोलो नाम दिया था। किसने? हवेन सांग ने। और ये कौन से देश से संबंधित थे? तो ये चीन से संबंधित थे। चीनी यात्री हवेन सांग ने भीनमाल को है वो पीलो मोलो नाम दिया था। नेक्स्ट है मीरा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो साथियों मीरा पुरस्कार है वो किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है? इस प्रकार से ये पूरा क्वेश्चन बनता है। तो साथियों ये प्रदान किया जाता है राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा। कौन सा पुरस्कार है? मीरा पुरस्कार है वो राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा प्रदान किया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट है मुंडियार री ख्यात किस राजवंश से संबंधित है? तो साथियों मुंडियार री ख्यात है वो मारवाड़ के राठौड़ों से संबंधित है। किन से संबंधित है मुंडियार री ख्यात?
तो मारवाड़ के राठौड़ों से संबंधित है। एक है अड़सठा क्या है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पुराने पेपर्स में आ चुका है। तो साथियों अड़सठा है वो एक भू राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित है। अड़सठा क्या है, एक भू राजस्व रिकॉर्ड है। नेक्स्ट देखिए, राय सिंह प्रशस्ति का संबंध है। तो साथियों राय सिंह प्रशस्ति का संबंध है वो बीकानेर के शासकों से हैं, जिसमें बीकानेर का इतिहास है वो लिखा गया है। तो साथियों राय सिंह प्रशस्ति का संबंध किससे है, बीकानेर शासक से। नेक्स्ट है, मोहनोत नैणसी ने प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है। तो साथियों मोहनोत नैणसी ने प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया है। कितनी शाखाओं का वर्णन किया है, 26 शाखाओं का वर्णन किया है। किसने, मोहनोत नैणसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थानी भाषा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। एक बार फिर से ये क्वेश्चन भी इस प्रकार से थोड़ा पलट करके भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो राजस्थानी भाषा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम है वो जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने किया था अपनी पुस्तक द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। मधुमती पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, ये क्वेश्चन भी पुराने पेपर्स में आया हुआ है। तो साथियों मधुमती पत्रिका का प्रकाशन है वो राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। तो साथियों जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन है वो राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति अकादमी के द्वारा किया जाता है। जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति अकादमी के द्वारा किया जाता है। गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो साथियों यह सीकर जिले में स्थित है। गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में एक स्थान है, नीम का थाना, वहाँ पर है वो गणेश्वर सभ्यता स्थित है। राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले थे। तो साथियों ये मिले थे बागौर सभ्यता स्थल, जो कि भीलवाड़ा में पड़ता है, वहाँ से क्या मिले हैं, राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य है वो बागौर भीलवाड़ा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस इतिहासकार ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी माना है। तो साथियों ये मानने वाले हैं दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी है वो माना है। राजपूतों को हुणों की संतान बताया है। तो साथियों राजपूतों को हुणों की संतान बताने वाले हैं V.A. स्मिथ। ये भी एक इतिहासकार हैं जिन्होंने राजपूतों को हुणों की संतान बताया है। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे। तो साथियों ये थे मंडन। ये क्वेश्चन बहुत बार पुराने पेपर्स में रिपीट हुआ है और भविष्य में भी रिपीट हो सकता है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन है, मंडन। नेक्स्ट देखिए, चुड़ावत मांगे सेनानी सरकाट दे दियो छतरानी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों यह सहल कंवर के लिए प्रसिद्ध है। सहल कंवर नाम से एक रानी थी, उनके लिए यह प्रसिद्ध है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक है वो कहाँ हुआ था। तो साथियों इनका राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था, और किस वर्ष में हुआ था, तो ये 1572 में हुआ था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 1572 ईस्वी में गोगुंदा में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, महाराणा प्रताप के मुस्लिम सेनापति का नाम था। तो साथियों महाराणा प्रताप के मुस्लिम सेनापति का नाम आपके सामने है, हकीम खां सूरी। महाराणा प्रताप के मुस्लिम सेनापति कौन थे, हकीम खां सूरी। किस राजपूत राजा को स्थापत्य कला का संरक्षक कहा जाता है। तो साथियों महाराणा कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का संरक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, गोसुंडी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है। तो साथियों गोसुंडी अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। कौन सी लिपि में लिखा गया है, ब्राह्मी लिपि में गोसुंडी अभिलेख लिखा गया है। बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है। तो साथियों बिजोलिया शिलालेख है वो सोमेश्वर के काल का माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, एक महत्वपूर्ण फैक्ट जो बार बार पुराने पेपर्स में पूछा गया है,
वो ये है कि अकबर ने है वो महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अपने संदेशवाहक भेजे थे समय समय पर, तो उनको अपने यहाँ पर देख रहे हैं। तो अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजे गए संदेशवाहक है वो इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले इन्होंने भेजा था जलाल खां को नवंबर 1572 में। इसके बाद में इन्होंने भेजा था मान सिंह को जून 1573 में। फिर उन्होंने भेजा था भगवान दास को, या कई जगह ये भगवंत दास भी मिलता है, तो इसको इन्होंने भेजा था सितंबर 1573 ईस्वी में। और अंत में भेजा था चौथी बार टोडरमल को, और इनको भेजा था दिसंबर 1573 में। तो इन चारों को आप याद रखें और क्रमानुसार भी याद रखें। इनके लिए एक ट्रिक अपने काम में लेते हैं, जमा बट्टो। तो जय से जलाल खां, फिर माँ से मान सिंह, बै से भगवान दास, फिर टोडरमल। तो इनको आप याद रखें और इनका समय भी आप याद रखें। इनका जो पहला है जलाल खां वो नवंबर 1572 है, बाकी तीनों ही क्या है 1573 है। लेकिन इनको आप याद रखें, ये छठा महीना है, इसमें है वो ये सितंबर 9वां महीना हो जाएगा, फिर ये 12वां महीना हो जाएगा दिसंबर। तो इसको आप इस तरह से याद रखें कि पहला नवंबर 1572 है, फिर 6, फिर 9 और फिर 12, और इनके आगे आपको 1573 याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण फैक्ट की तरफ। वह कौन सा शिलालेख है जिससे यह ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था? तो साथियों यह क्वेश्चन है वो आरएएस की परीक्षा में पूछा गया है पीछे। तो बिजोलिया शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था। तो कौन सा शिलालेख है? बिजोलिया शिलालेख में इसका उल्लेख है वो मिलता है। नेक्स्ट अपना फैक्ट है, अक्षय शाही सिक्के किस रियासत से संबंधित है? तो साथियों अक्षय शाही सिक्के हैं वो जैसलमेर रियासत से संबंधित माने जाते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान से प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के कहलाते हैं। तो साथियों राजस्थान से जो सबसे प्राचीन सिक्के जो प्राप्त हुए हैं उनको क्या कहते हैं? आहत या फिर पंचमारक सिक्के। क्या कहा जाता है राजस्थान से प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के को? आहत सिक्के या फिर पंचमारक सिक्के, दोनों नाम है वो एक ही सिक्के से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, एक बार फिर से आपसे निवेदन कि आप क्लास को पूरा देखें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें अपने मित्रों के साथ। राग मंजरी के लेखक हैं। तो साथियों ये जो राग मंजरी है इसके लेखक हैं पुंडरीक विठल। ये क्वेश्चन बहुत बार पुराने पेपर्स में रिपीट हो चुका है। विजयशाही सिक्कों से संबंधित रियासत। तो साथियों विजयशाही सिक्कों से संबंधित जो रियासत है वो है मारवाड़ रियासत। कौन सी रियासत है? मारवाड़ रियासत का संबंध है वो विजयशाही सिक्कों से है। द अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक। ये पुस्तक बहुत बार पुराने पेपर्स में पूछी जा चुकी है, काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो साथियों द अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा। कौन है? डॉक्टर दशरथ शर्मा है वो द अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट देखिए, आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी तरह परिचित थे? तो साथियों जो आहड़ सभ्यता के लोग हैं वो चावल से अच्छी तरह परिचित थे। तो अपना क्वेश्चन है कि आहड़ सभ्यता के लोग हैं वो किस खाद्य पदार्थ से अच्छी तरह परिचित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा चावल। और आपको यदि इस प्रकार से पूछा भी जा सकता है कि चावल खाद्य पदार्थ से किस सभ्यता के लोग हैं वो अच्छी तरह से परिचित थे, तब आपका आंसर हो जाएगा आहड़ सभ्यता। तो आपको आंसर और जो क्वेश्चन है उनको आपस में इंटरचेंज करके भी आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, 11 कमरों का विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया है? तो साथियों ये पाया गया है बालाथल सभ्यता स्थल, जो कि कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। यहाँ पर 11 कमरों का विशाल है वो भवन पाया गया है। नेक्स्ट देखिए साथियों, अपना अगला महत्वपूर्ण फैक्ट, राजस्थान में बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष है वो कहाँ से मिले हैं? तो साथियों राजस्थान में बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष है वो बेराट सभ्यता स्थल से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? बेराट सभ्यता स्थल से राजस्थान में बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट देखिए, जालिबा बावड़ी और मामादेव का कुंड किस दुर्ग में स्थित है? तो साथियों ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो जालिबाव बावड़ी और मामादेव का जो कुंड है
ये कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। कौन से दुर्ग में? कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट है महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ में मंजिलों की संख्या है। तो साथियों महाराणा कुंभा ने कौन सा है वो स्तंभ बनवाया था? विजय स्तंभ। और ये कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो इसमें कुल मंजिलों की संख्या कितनी है? तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो इसमें 9 मंजिल हैं। विजय स्तंभ में कितनी मंजिल हैं? 9 मंजिल हैं। और किसके द्वारा निर्मित करवाया गया है? महाराणा कुंभा के द्वारा। तो एक प्रश्न में आपको 3 फैक्ट यहाँ पर मिले हैं। नेक्स्ट देखिए, किस राजपूत रानी ने हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के खिलाफ सहायता मांगी थी? तो साथियों इस रानी का नाम है रानी कर्णावती या रानी कर्मावती, आपको मिल सकता है। तो इन्होंने हुमायूं के पास है वो अपनी रक्षा के लिए राखी भेज करके बहादुर शाह के खिलाफ है वो सहायता मांगी थी। तो इस फैक्ट को आप याद रखें। नेक्स्ट देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। तो कब लड़ा गया था? तो साथियों ये लड़ा गया था 18 जून 1576 को। कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया था। और किन के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था साथियों महाराणा प्रताप और मुगल सेना के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अब हल्दी घाटी के युद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो इस प्रकार से हैं कि कई बार है वो कुछ इतिहासकारों ने हल्दी घाटी के युद्ध को अलग अलग नामों से पुकारा है और कहा है। तो वो कौन कौन से हैं? तो आप देख सकते हैं कि खमनोर का युद्ध किसने कहा था? तो साथियों हल्दी घाटी को खमनोर का युद्ध किसने कहा था? ये कहा था अबुल फजल ने। अबुल फजल ने क्या कहा था? खमनोर का युद्ध। ये क्वेश्चन भी पुराने पेपर्स में पूछा गया है। तो तभी मैंने इन तीनों फैक्ट को एक साथ यहाँ पर शामिल किया है। नेक्स्ट देखिए, गोगुंदा का युद्ध है वो किसने कहा था हल्दी घाटी के युद्ध को? तो साथियों गोगुंदा का युद्ध कहा था बंदायूनी ने। गोगुंदा का युद्ध है वो हल्दी घाटी को किसने कहा था? बंदायूनी ने। नेक्स्ट है मेवाड़ की थर्मोपल्ली। तो मेवाड़ की थर्मोपल्ली साथियों हल्दी घाटी के युद्ध को कहने वाले थे कर्नल जेम्स टोड। इन्होंने क्या कहा था हल्दी घाटी के युद्ध को? मेवाड़ की थर्मोपल्ली। और इनसे संबंधित एक मिलता जुलता फैक्ट ये भी है कि कर्नल टोड ने मेवाड़ का मैराथन है वो किसे कहा है? तो साथियों कर्नल टोड ने मेवाड़ का मैराथन है वो दिवेर के मैदान को या फिर दिवेर के युद्ध को कहा है। किसको? मेवाड़ का मैराथन क्या कहा है? दिवेर के मैदान को या फिर दिवेर के युद्ध को किसने कहा है? तो ये कर्नल टोड ने कहा है। नेक्स्ट फैक्ट देखिए, महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच कितनी बार युद्ध हुआ था? तो साथियों 2 बार है वो इनके बीच में युद्ध हुआ था। किन के बीच में? महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में 2 बार युद्ध हुआ था। और वो दोनों युद्ध कौन कौन से थे वो भी आप देख सकते हैं कि एक था खतौली का युद्ध जो कि 1517 ईस्वी में हुआ था और एक था बाड़ी का युद्ध जो कि 1518 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखिए साथियों, महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में कब? महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में किस स्थान को मेवाड़ की राजधानी बनाया था? तो इन्होंने बनाया था साथियों 1585 में चावंड को है वो मेवाड़ की राजधानी बनाया था। किसने? महाराणा प्रताप ने। कटारगढ़ राजस्थान के किस किले का निवास क्षेत्र था? तो साथियों कटारगढ़ महल है वो कुंभलगढ़ दुर्ग का एक भाग है। तो ये देख सकते हैं आप, कटारगढ़ राजस्थान के किस किले का निवास क्षेत्र था? तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग से संबंधित है। और कटारगढ़ को है वो राजस्थान की आँख के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। तो साथियों नेक्स्ट फैक्ट अपने देखिए, रणकपुर के जैन मंदिर जो कि कहाँ पर स्थित है? रणकपुर पाली में स्थित है। तो रणकपुर के जैन मंदिर का वास्तुकार कौन था? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पुराने पेपर्स में आ चुका है। तो इसमें आपको 2 नाम देखने को मिलते हैं, एक है देपा और एक देपाक। कई बार है वो देपा दिया हुआ होता है, कई बार देपाक भी लिखा होता है। तो ये दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। तो रणकपुर के जो जैन मंदिर हैं इनके वास्तुकार कौन थे? देपा या फिर देपाक भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था जो महाराणा कुंभा ने बनवाया था? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ के वास्तुकार थे साथियों जेता। राजस्थान के किस शासक को हिंदूपत कहा जाता है? ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो साथियों राजस्थान के जो हिंदूपुत कहलाने वाले जो शासक हैं वो है महाराणा सांगा। किसको कहा जाता है हिंदूपत? महाराणा सांगा को कहा जाता है।
एक और फैक्ट जो इसे मिलता जुलता सा है वो है कि हिंदू सुल्तान किसे कहा जाता है। तो साथियों हिंदू सुल्तान कहा जाता है महाराणा कुंभा को। हिंदू सुल्तान किसे कहा जाता है, महाराणा कुंभा को। और हिंदू पथ किसे कहा जाता है, महाराणा सांगा को। नेक्स्ट देखिए, मीरा द्वारा चित्तौड़ का परित्याग करने के समय मेवाड़ का शासक कौन था। तो साथियों मीरा ने जब चित्तौड़ का परित्याग किया था तो उस समय मेवाड़ के शासक थे विक्रमादित्य। कौन थे, विक्रमादित्य है वो मीरा के द्वारा चित्तौड़ का परित्याग करते समय मेवाड़ के शासक थे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर था। तो साथियों हल्दी घाटी के समय जो महाराणा प्रताप की भील सेना थी उसके कमांडर थे राणा पुंजा। ये क्वेश्चन भी पुराने पेपर्स में पूछा गया है, सेकंड ग्रेड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, अपने महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की थी, तो उन विद्वान का नाम क्या है, चक्रपाणि मिश्र। तो चक्रपाणि मिश्र ने किस ग्रंथ की रचना की थी, मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की थी। और ये किसके दरबारी विद्वान थे, तो ये महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान थे। तो एक पर्सन में आपको 3 फैक्ट यहाँ पर भी मिले हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा किला सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। तो साथियों सुवर्णगिरी, इसको आप गौर से देखें, सुवर्णगिरी यहाँ पर लिखा है। तो सुवर्णगिरी साथियों कहलाता है जालोर का किला। और एक महत्वपूर्ण फैक्ट जो आगे लिखा हुआ है वो ये है कि स्वर्णगिरी या सोनार किला, ये यदि आपसे पूछे तो ये कहलाता है जैसलमेर का दुर्ग। तो देखिए आप दोनों मिलते जुलते फैक्ट हैं, मैंने यहाँ पर एक जगह लिखे हैं। स्वर्णगिरी कहलाता है जैसलमेर का दुर्ग और सुवर्णगिरी, तो सुवर्णगिरी कहलाता है जालोर का किला। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा, तो आप अपने साथियों को शेयर अवश्य करें। नेक्स्ट देखिए, अजमेर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी। तो साथियों अजमेर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी थी सांबर। कौन सी थी, सांबर। और सांबर का पुराना नाम क्या है, सपादलक्ष, जो आप आगे देख रहे हैं। अजमेर नगर की स्थापना हुई थी 1113 ईस्वी में। अजमेर नगर की स्थापना कब हुई थी, 1113 ईस्वी में हुई थी। अब जो फैक्ट मैंने अभी आपको बताया था कि सांबर का प्राचीन नाम था, तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है पुराने पेपर्स में। तो सांबर का प्राचीन नाम है वो सपादलक्ष माना जाता है। किस चौहान वंशीय शासक ने अजमेर में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। तो साथियों ये की थी विग्रहराज चतुर्थ ने। किसने की थी, अजमेर में संस्कृत विद्यालय की स्थापना विग्रहराज चतुर्थ। और इनको बिसल देव भी कहा जाता है। विग्रहराज चतुर्थ को क्या कहा जाता है, एक इनका नाम है वो बिसल देव भी आपको देखने को मिलता है। तो बिसल देव और विग्रहराज चतुर्थ दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। नेक्स्ट फैक्ट देखिए साथियों, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध हुए। तो ये युद्ध भी बार बार पूछे जाते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 2 युद्ध हुए थे साथियों। तो ये 2 युद्ध कौन से थे, तराइन का एक प्रथम युद्ध है और एक तराइन का द्वितीय युद्ध है। तो साथियों तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज है वो विजय हुए थे। और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1 साल बाद में 1192 ईस्वी में, इसमें मोहम्मद गौरी है वो विजय हुए थे। तो यहाँ पर आपको फैक्ट मिलते हैं कि तराइन के युद्ध किन के मध्य हुए थे। तो ये देखिए आप, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुए थे। पहला युद्ध 1191 ईस्वी में जिसमें पृथ्वीराज विजय रहे थे, और द्वितीय युद्ध तराइन का जो 1192 ईस्वी में हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी विजय रहे थे। नेक्स्ट देखिए, ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव। तो देखिए ललित विग्रहराज के रचयिता कौन है, पहले तो आप ये देखिए, सोमदेव हैं। सोमदेव ने किस चौहान शासक के दरबार में था। यानी जो ललित विग्रहराज एक नाटक है, इसके रचनाकार है सोमदेव। ये किस चौहान शासक के दरबार में थे। तो साथियों ये थे विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, विग्रहराज चतुर्थ को बिसल देव नाम से भी जाना जाता है। तो ललित विग्रहराज नाटक किसका है, सोमदेव का है। और सोमदेव किसके दरबार में थे, तो विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में थे। और विग्रहराज चतुर्थ को बिसल देव भी अपने कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, 1301 ईस्वी में रणथंबोर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना नायक मारा गया था।
तो साथियों सेनानायक का नाम था नुसरत खां। ये क्वेश्चन बहुत बार पुराने पेपर्स में रिपीट हो चुका है। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, तो उस समय उनका जो एक सेनानायक था नुसरत खां वो मारा गया था। रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंप दिया था? तो साथियों रणथंभौर विजय जो हुई थी अलाउद्दीन खिलजी की, तो उसके बाद इन्होंने जो रणथंभौर दुर्ग है उसको उलूग खां को सौंप दिया था। नेक्स्ट देखिए, बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया? ये क्वेश्चन भी पुराने पेपर्स में आया हुआ है। तो बूंदी में रंग महल का निर्माण करवाया था साथियों राव छत्रसाल ने। किसने करवाया था? राव छत्रसाल ने बूंदी में रंग महल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट देखिए, हुंजा नामक घोड़ा। तो साथियों हुंजा नामक घोड़ा है वो किसका था? तो साथियों हुंजा नामक घोड़ा है वो उमेद सिंह का था। तो हुंजा नामक घोड़ा है वो साथियों किसका था? उमेद सिंह का था। नेक्स्ट देखिए साथियों, किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? तो साथियों ये माना है डॉक्टर भंडारकर ने। किसने? डॉक्टर भंडारकर ने चौहानों की उत्पत्ति है वो ब्राह्मण वंश से होना माना है। नेक्स्ट देखिए, यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन है। किस प्रकार का कथन है कि एक ऐसा किला जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका? तो यह कथन इन्होंने किस किले के बारे में कहा है? तो साथियों यह इन्होंने कहा है जालोर दुर्ग के बारे में। किसने? हसन निजामी ने। किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का वर्णन मिलता है? तो साथियों ये मिलता है कानड़ देव प्रबंध में। किस में? कानड़ देव प्रबंध में राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जो जालोर विजय है उसका वर्णन जिस राजस्थानी ग्रंथ में मिलता है उस ग्रंथ का नाम है कानड़ देव प्रबंध, और इसके रचनाकार कौन है? पद्मनाभ। कानड़ देव प्रबंध के लेखक कौन है? पद्मनाभ। नेक्स्ट देखिए साथियों, जयगढ़ दुर्ग स्थित है। तो साथियों जयगढ़ दुर्ग है वो आमेर जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आमेर जयपुर में। जयपुर शहर को गुलाबी रंग में रंगवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो साथियों ये दिया जाता है राम सिंह द्वितीय को। अपने जयपुर को गुलाबी नगरी कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तो जयपुर को गुलाबी रंग में रंगवाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो राम सिंह द्वितीय को दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, लोक गायकी की चार बेंत शैली राजस्थान के किस नगर में प्रचलित रही? तो साथियों चार बेंत शैली है वो राजस्थान के टोंक नगर में प्रचलित है। ये क्वेश्चन बहुत बार पुराने पेपर्स में रिपीट हो चुका है। बिसलदेव रासो की रचना किसने की थी? तो साथियों बिसलदेव रासो के रचनाकार है नरपति नालय। कौन है? नरपति नालय। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो साथियों मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे 1857 के समय मेजर सावर्स है वो 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट रहे थे। नेक्स्ट देखिए, किस दुर्ग को कोसवर्धन दुर्ग भी कहा जाता है? तो साथियों कोसवर्धन दुर्ग के नाम से जाना जाता है शेरगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? शेरगढ़ दुर्ग है वो कोसवर्धन दुर्ग के नाम से जाना जाता है। किस सभ्यता में भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं को किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है? तो साथियों गणेश्वर सभ्यता है, इसको भारत में सभी ताम्रयुगीन जो सभ्यताएं हैं उनकी जननी कहा जाता है। किसको? गणेश्वर सभ्यता को। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपनी किस पुस्तक में राजस्थानी बोलियों को 5 मुख्य समूहों में विभाजित किया है? तो देखिए एक एक बार फिर से आ चुका है। तो उस पुस्तक का नाम है साथियों द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। कौन सी पुस्तक है? द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में जो डॉक्टर गिरीशन है इन्होंने राजस्थानी भाषा को 5 समूहों में बांटा है, तो इनको भी आप याद रखें। अबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों इसके संस्थापक थे धूमराज। कौन? धूमराज। और क्या थे? परमार वंश के संस्थापक थे। और कहाँ से थे? अबू, जो कि सिरोही से संबंधित है।
नेक्स्ट देखिए, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो साथियों, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था राम नारायण चौधरी ने। नेक्स्ट देखिए साथियों, देलवाड़ा में आदिनाथ का अपूर्व मंदिर। यह है अपने देलवाड़ा में आदिनाथ का अपूर्व मंदिर है, वो किसने बनवाया था? तो साथियों, ये बनवाया था विमल शाह ने। किसने बनवाया था? देलवाड़ा में आदिनाथ का अपूर्व मंदिर है, वो विमल शाह ने बनवाया था। नेक्स्ट देखिए, आमेर के मान सिंह 1587 से लेकर के 1594 ईस्वी तक किस प्रांत के सूबेदार थे? तो साथियों, ये थे बिहार के सूबेदार। किस समय? 1587 से लेकर के 1594 तक। और मान सिंह से संबंधित ये क्वेश्चन है, वो काफ़ी बार पुराने पेपर्स में पूछा भी गया है और भविष्य में भी पूछा जा सकता है। तो इनका जो बिहार अभियान था वो 1587 से लेकर के 1594 तक था। इसके बाद में ये गुजरात अभियान पर 1572 में रहे थे, और काबुल अभियान पर ये 1581 में रहे थे, और बंगाल अभियान पर ये 1594 में गए थे। यानी बिहार के बाद में ये बंगाल अभियान पर गए थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार इनका क्रम है वो पूछ लिया जाता है, तो आप क्रम भी याद रखें। तो आमेर के जो मान सिंह थे, इनसे संबंधित ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो साथियों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप अपने साथियों को भी ये वीडियो शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में भी राजस्थान के इतिहास से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट आपको मिलने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को भी ये वीडियो अवश्य शेयर करें। तो वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।